क्या होता है ट्रांसफार्मर? अच्छा, नाम सुना है ट्रांसफार्मर का? सही बताना। देखे तो होंगे, कैसे होते हैं देखने में? पूरी क्लास समझ लो, 5 नंबर की आज क्लास, 3 नंबर का डेरिवेशन, 2 नंबर का न्यूमेरिकल, आना ही आना है, 500% आएगा। ट्रांसफार्मर जब तुम लोग देखते हो तो तुम्हें दिखता होगा ट्रांसफार्मर करता क्या है, किसे कहते हैं ट्रांसफार्मर, क्या करता है? क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है या एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का काम करता है? भेजने का काम करता है, सही बात है। ये इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म करता है। देखो नाम से क्लियर करो, ट्रांसफॉर्म करा लो, बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है, पता लगा डिस्कवर बाइक बुलेट में ट्रांसफॉर्म हो गई, हो जाती है। तो इसका नाम से ही क्लियर करो, ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म करे। ट्रांसफॉर्म कैसे करेगा? या तो लोअर वोल्टेज को हाइयर में कन्वर्ट कर दे या हाइयर को लोअर में कन्वर्ट कर दे, यही तो होता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसे डिवाइस या ऐसी मशीन्स हैं, क्या करते हैं, जो लोअर वोल्टेज को हाइयर वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और हाइयर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। अरे समझ आ रहा नहीं आ रहा? पहले बताओ। टीवी पुराने ज़माने में होती थी, स्टेबलाइजर रखते थे हम, तुम लोगों ने शायद वो ज़िंदगी नहीं जी है। इतनी बड़ी अगर टीवी होती थी तो पता लगा कम लाइट आ रही है तो इतने में ही होता था, दिख रहा है कम पर्दे में, तो स्टेबलाइजर ऊपर रखा होता था, हम वोल्टेज बढ़ाते थे तो उसकी स्क्रीन बढ़ती चली जाती थी, ज़्यादा आ जाती। आज भी जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं हम उनके साथ स्टेबलाइजर लगाते हैं। स्टेबलाइजर क्या काम करता है? अब तो एमसीबी भी लगने लगी। स्टेबलाइजर यही तो काम करता है ना, लो वोल्टेज को हाई में, हाई को लो में स्टेबल कर देना, स्टेबलाइज कर देना। इन द सेम वे ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है बेटा, लोअर वोल्टेज को हाइयर में कन्वर्ट करती है या हाइयर को लोअर में कन्वर्ट करती है। बात समझ आ गई? तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होने चाहिए। अगर हम टाइप्स पढ़ें तो एक ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नाम से क्लियर करो, स्टेप अप, अप मतलब बढ़ाना, एक सीढ़ी बढ़ना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब होगा जो लोअर वोल्टेज को हाइयर वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, उसको क्या कहोगे तुम? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो नीचे लाए, हाइयर वोल्टेज को लोअर में कन्वर्ट करे, उसको बोलोगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दोनों टाइप समझ में आए नहीं आए पहले बताओ? स्टेप अप क्या होगा? जो लोअर वोल्टेज को हाइयर वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। स्टेप डाउन क्या होगा? जो हाइयर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। प्रिंसिपल, एक एक बात समझो, कोई भी वर्किंग डिवाइस पढ़ी जाती है तो पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी जाती है, प्रिंसिपल पढ़ा जाता है, कंस्ट्रक्शन पढ़ी जाती है और वर्किंग पढ़ी जाती है। डेफिनेशन समझ में आ गई ट्रांसफार्मर की? क्या होता है ट्रांसफार्मर? जो वोल्टेज कन्वर्ट करने के काम आता है। आप सिंपल बोलेंगे ये वोल्टेज कन्वर्ट करने के काम में आते हैं, लो को हाई में और हाई को लो में। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला तो यही था कि जो हाई को लो में कन्वर्ट कर रहा था और दूसरा जो लो को हाई में कन्वर्ट कर रहा था। प्रिंसिपल, अगर ये लोअर और हाइयर कर रहे हैं तो भैया इसमें 2 कॉइल तो लगेंगी लगेंगी, और 2 कॉइल का इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, मतलब ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस होता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? अगर किसी एक कॉइल का फ्लक्स चेंज करो तो सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, यही तो होता है। नेबरिंग कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है पहली वाली कॉइल में फ्लक्स चेंज की वजह से। तो ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल हो इसी बात पे डिपेंड करता है। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, एक एक पॉइंट समझ लो। अगर पॉइंट समझ लोगे तो तुम लिख अपने आप लोगे। डेफिनेशन समझ में आ गई, टाइप समझ में आ गए, प्रिंसिपल किस बात पे डिपेंड करता है इसका प्रिंसिपल? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन? बोलो। एक कॉइल का फ्लक्स चेंज किया तो नेबरिंग कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? कंस्ट्रक्शन पे आओ। कंस्ट्रक्शन में होता क्या है
एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, ये देखो देखो एक एक लाइन ध्यान से समझ लेना, समझ आ जाएगा। ये सॉफ्ट आयरन कोर है भैया, ड्राइंग तो तुम्हें पता ही है मेरी। इसमें 2 कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। एक कॉइल ये लगा दो, एक कॉइल ये लगा दो, ठीक। इस कॉइल को आप कह दोगे P1 P2, इसको कह दो S1 S2। इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसको यहाँ समझो और अच्छे से समझो कि अब स्टेप अप में हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन में क्या करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं थिक कॉपर वायर के, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं थिन कॉपर वायर के। देखो एक बात में समझ में आ जाएगी, बात बिल्कुल। स्टेप अप नाम से क्लियर करो, दिमाग में रखो। अप मतलब बढ़ाना, पहले वाले से दूसरे वाले में ज़्यादा। तो प्राइमरी कॉइल में, भैया कृष्णा का होएगा फोन, हाँ वो तो इंटेलिजेंट इंसान है। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज़्यादा है। अप मतलब क्या होएगा, बढ़ना। नंबर ऑफ टर्न्स कंस्ट्रक्शन ऐसे आपको याद रखनी है कि यार स्टेप अप सर ने बोला था, तो अप मतलब दूसरे वाले पे ज़्यादा करना है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स गिनो, 1 2 3 4, यहाँ गिनो 1 2 3 4 5। कौन सा ट्रांसफार्मर है ये, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। खत्म। ऐसा बना हो तो तुम समझ जाओगे स्टेप अप। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो, यहाँ कम हो, तो क्या होगा, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल में कॉपर वायर की नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है। जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी वहाँ थिक कॉपर लगेगा, जिस पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी वहाँ थिन कॉपर वायर लगेगा। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो रही हैं तो पतले कर दो, कप एकदम वायरिंग करते चले जाओ। तो इसको हम लोगों ने और शॉर्टकट करने के लिए सिम्बलाइज किया कि देखो एक ट्रांसफार्मर ये है, एक ट्रांसफार्मर ये है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। इन द सेम वे इस पे प्राइमरी ये है, इस पे सेकेंडरी ये है। अब मैं तुमसे कहूं पहचानो कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो तुम क्या बताओगे, ये कौन सा है, स्टेप अप। इसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन। क्यों, इस पे प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। इस पे प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। एग्जाम में अगर तुमसे ये डायग्राम ना बने, तुम भूल भी जाओ, तो तुमको ये दोनों जरूर बनाने। मेन ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्टिव डायग्राम है वो ये है। ये तो सब फालतू की चीज़ है, ये तो सिंबलाइज किया है। तुमको एग्जाम में अगर आएगा तो डायग्राम जरूर बना। अच्छा बच्चा क्या करता है, बच्चा नींद में पड़ के जाता है, वो यहाँ कितने गोले घुमाता है कुछ पता ही नहीं होता। जिस टाइम ये पेपर में आता है ना, तो एज ए टीचर हम लोग जब कॉपी चेक कर रहे होते हैं तो ये देखते हैं यार स्टेप अप अगर हमने दिया था तो यहाँ ये देखो कॉइलिंग किसमें ज़्यादा है। बच्चा कुछ भी करता है, कृष्णा समझ ले यहीं पे, बता स्टेप अप में प्राइमरी में ज़्यादा होगा सेकेंडरी में? स्टेप अप में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे कि सेकेंडरी में? प्राइमरी में। और स्टेप डाउन में? सेकेंडरी में। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई पूरी? कोई समस्या? कंस्ट्रक्शन दोबारा समझो। एक ट्रांसफार्मर, 2 कॉइल होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। उल्टा समझ आ रहा है ना मुझे? मजे ले रहा मेरे साथ। स्टेप अप में किस में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है? सेकेंडरी। अब आया वो सही। और स्टेप डाउन में? प्राइमरी। अब क्लियर है? मैं लगता है टीचर कुछ पता ही नहीं होता। 2 कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। एक में नंबर ऑफ टर्न्स कम, दूसरे में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा। ये स्टेप अप का है, वाइस वर्सा स्टेप डाउन का है। एक कॉमन सॉफ्ट आयरन कोर से ये कनेक्ट होती है। अगर कंस्ट्रक्शन समझ आ गई हो तो मैं वर्किंग और थ्योरी में चलूँ? पक्का? बताओ। अच्छा प्रिंसिपल किस बात पर डिपेंड करता है कनिष्का? नियति स्टेप अप की कंस्ट्रक्शन बताओ। स्टेप अप की, हाँ
प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होती हैं, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होती हैं। सही बात है। और स्टेप डाउन में उल्टा होता है, जहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम है वहाँ थिक कॉपर वायर है, जहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है वहाँ थिन कॉपर वायर। डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन हो गई। वर्किंग पे आते हैं। इसे मिटा दूँ इसको, वैसे काम तो किसी का भी नहीं है। वर्किंग समझ लेना, वर्किंग जल्दी समझ नहीं आती, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में तो डायग्राम के मार्क्स होते हैं, वर्किंग एक एक पॉइंट आपको समझनी होती है। तो वर्किंग के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये सपोज करो अपना ट्रांसफार्मर था, ये प्राइमरी है ना, ये सेकेंडरी है। जिस एसी के वोल्टेज को चेंज करना होता है, जिस एसी के वोल्टेज को चेंज करना होता है उसको प्राइमरी कॉइल से कनेक्ट करते हैं। ये देखो यहाँ ये एसी मेन हमने प्राइमरी कॉइल से लगा दी। एक एक लाइन समझना, जहां पे ना समझ में बता देना सर यहाँ नहीं समझ में आई। फॉर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी दो डायरेक्शन में जाती है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो मैं हाफ साइकिल से इसकी वर्किंग को डिफाइन करता हूं। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी करंट आई। फर्स्ट हाफ साइकिल में ये कॉइल जो है वो एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगी। भाई एक ही डायरेक्शन में, तो करंट ऐसे जा रही है इतनी, तो एक ही डायरेक्शन में तो मैग्नेटाइज होगी। अच्छा, सेकेंड हाफ साइकिल में वो दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगी। तो फॉर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी कॉइल मैग्नेटाइज वंस इन वन डायरेक्शन एंड वंस इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ या ना बोलो, इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही पहले बता दो। अरे हाँ ना यार, कुछ तो बनता है। पहली हाफ में क्या होगा, ये एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगी, मान लो ये ऐसे मैग्नेटाइज हो गई। तो दूसरी हाफ में क्या होगा, ये दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगी। तो एक एसी में ये एक बार एक साइड में मैग्नेटाइज होगी, दूसरी बार ये दूसरी साइड में मैग्नेटाइज होगी। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पक्का? तो क्या इसका फ्लक्स चेंज होगा? होना चाहिए। एक बार मैग्नेटाइज हो रही है, दूसरी बार डीमैग्नेटाइज हो रही है। भाई दूसरी डायरेक्शन में आने का तो मतलब यही है ना, डीमैग्नेटाइज होना। तो इसका फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा? पूछ रहा हूं। होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि करंट अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रही है। तो फॉर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी कोर इज मैग्नेटाइज्ड वंस इन वन डायरेक्शन एंड वंस इन अपोजिट डायरेक्शन। ये रिपीटेड चलता है, कोई एक बार नहीं हुआ। कोई एसी एक ही साइकिल नहीं करती। एक सेकंड में कितनी साइकिल जाती है? 50। इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो 50 साइकिल तो एक सेकंड में कर लेती है। तो बार बार क्या हो रहा है, वो मैग्नेटाइज हो रही है, डीमैग्नेटाइज हो रही है, जिसकी वजह से प्राइमरी कॉइल में क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो गया। क्योंकि सेकेंडरी कॉइल सेम आयरन कोर से कनेक्टेड है, इसी आयरन कोर से सेकेंडरी कॉइल भी कनेक्टेड है। अब अगर इनकी कपलिंग ठीक ठाक हो, कॉइल की ऐसे कपलिंग में ठीक ठाक हो, तो फ्लक्स लीकेज अगर नहीं हो रहा तो सेम चेंज इन फ्लक्स तो सेकेंडरी के पास भी पहुंचेगा, क्योंकि सेकेंडरी भी तो अपनी उसी कोर से कनेक्टेड है। कितने परसेंट आ रही है बात समझ? सही बता देना। दोबारा बात को रिपीट करूं? देखो, फर्स्ट हाफ साइकिल में ये कोर एक साइड एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगी, सेकेंड हाफ में ये दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगी, जिसकी वजह से इसका फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा। इतनी बात समझ में आ गई? यही कोर सेकेंडरी से भी कनेक्टेड है, तो सेकेंडरी पे भी तो सेम चेंज इन फ्लक्स पहुंचेगा अगर फ्लक्स लीकेज जीरो है। और अगर फ्लक्स लीकेज जीरो है, सेम चेंज इन फ्लक्स पहुंचा, तो यहाँ पे भी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये इंड्यूस्ड किस ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में एनपी है, सेकेंडरी में एनएस है। इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ ईपी है, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएस है। तो फैराडे लॉ के हिसाब से ईपी इक्वल क्या आएगा? माइनस एनपी डी फाई बाय डी टी। पढ़ा है फॉर्मूला? नहीं पढ़ा?
पढ़ा है? अच्छा, तो सेकेंडरी में क्या होगा? माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। क्यों डी फाई बाई डी टी? तुमने अभी पढ़ा है, सेम चेंज इन फ्लक्स सेकेंडरी के पास पहुंचता है कब पहुंचता है? जब फ्लक्स लीकेज जीरो है। वर्किंग समझ आ रही है ना? इस वजह से डी फाई बाई डी टी यहाँ पे भी था, तो डी फाई बाई डी टी यहाँ पे भी है। ठीक, अब इन दोनों को डिवाइड कर लो। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूं तो ई पी अपॉन ई एस अपने को क्या मिलेगा? एन पी अपॉन एन एस मिला? पक्का? अब रख के देखो वैल्यू। स्टेप अप में एन पी ज्यादा है, एन एस ज्यादा है? एन एस ज्यादा है। एन एस ज्यादा है, एन पी कम है, तो ये फ्रैक्शन 1 से कम होगा, तो ई पी ज्यादा होगा, ई एस ज्यादा होगा? ई एस ज्यादा होगा। ई एस क्या है? सेकेंडरी का ईएमएफ। यही तो तुमने पढ़ा है स्टेप अप में, वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। हो गया इंक्रीज, ये नंबर ऑफ टर्न्स का इंपॉर्टेंस है। स्टेप डाउन में एनपी ज्यादा है, एनएस ज्यादा है? एनपी, तो ईपी ज्यादा होगा, ईएस? ईपी, हो गया वोल्टेज डाउन। सेकेंडरी का कम होने का मतलब वोल्टेज डाउन हो गया। वर्किंग समझ में आ गई? कितने परसेंट आई? वर्किंग दोबारा समझो, क्योंकि जितनी समझा रहा हूं इतनी ही लिखनी है तुमको कॉपी में। तो पहले समझ लो आप लिखना कैसे शुरू करोगे, तरीका किस तरीके से होता है। जिस एसी की वोल्टेज को चेंज करना होता है उसको प्राइमरी के साथ लगा देते हैं। फर्स्ट हाफ साइकिल में जो कोर है वो एक साइड में मैग्नेटाइज होगी, सेकेंड हाफ में ये दूसरी साइड में मैग्नेटाइज, मतलब एक डायरेक्शन और दूसरी डायरेक्शन, उसके जस्ट अपोजिट। तो फॉर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी द कोर मैग्नेटाइज वंस इन वन डायरेक्शन एंड वंस इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट्स व्हाई flux changes, EMF is produced, that is given by EP equal minus NP d phi by dt, because secondary coil is connected to the same core and if leakage of flux is zero, so same change in flux will reach to the secondary coil, पहुंच जाएगा। तो ES इक्वल क्या जाएगा? माइनस NS d phi by dt, दोनों डिवाइड करा, EP अपॉन ES इक्वल कितना आ गया? NP अपॉन NS आ गया? नहीं आया समझ? कितने परसेंट आया? थ्योरी आ गई समझ? अच्छा, NS अपॉन NP को, NS अपॉन NP को हम बोलते हैं K, कोई टीचर इसको बोल देता है R। इसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या नाम होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप के लिए के की वैल्यू कितनी होगी? 1 से ज़्यादा, क्योंकि NS ज़्यादा होता है, NP कम होता है। ये सब मल्टीपल चॉइस है। फॉर स्टेप डाउन, स्टेप डाउन के लिए क्या क्या होगा? 1 से कम। क्यों? क्योंकि NP ज़्यादा है, NS कम है। तो स्टेप डाउन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से कम होता है, स्टेप अप के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से ज़्यादा होता है। कहानी समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो। पक्का? कोई दिक्कत? कुछ नोट करना है? नोट कर लो मैथमेटिकल टर्म्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के इक्वल NS अपॉन NP। दो बातें और पढ़ लो थोड़ी सी, एक इसकी इफिशिएंसी समझ लो और एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर समझ लो, तो बिजनेस चल रहे हैं इनके। ट्रांसफार्मर समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई, वर्किंग समझ में आ गई। पेपर में डिपेंड करेगा क्या क्या पूछेगा, तो सारी चीज़ें समझ लो। अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं है इस कंडीशन पे, कहाँ से कहाँ तक? प्राइमरी से सेकेंडरी तक जाने में अगर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है तो उनकी पावर क्या होएंगी? इक्वल होएगी। ये तो हकीकत बात है। मान लो प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, मैं कहता हूँ प्राइमरी से करंट चली, कहाँ तक जाएगी? सेकेंडरी तक।
तो प्राइमरी से सेकेंडरी तक अगर जाने में एनर्जी लॉस कुछ नहीं हो रहा तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होगी। ये तो सत्य वचन है बिल्कुल, कि जितने आपने एनर्जी यहाँ पे डाल दी, बीच में कुछ लॉस नहीं हो रहा, किसी तरीके से नहीं हो रहा, तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होगी, बराबर होगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V × I। तो इफ एनर्जी लॉस इज जीरो, कंडीशन समझो, इफ एनर्जी लॉस कितना है बच्चा, जीरो है, तो पावर इन प्राइमरी विल बी इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी। भाई V × I तो होता है पावर का फॉर्मूला, वो इंग्लिश में सॉरी पावर। तो वैसे कोई ये भी कह सकता है V को तुम E को V बना सकते हो, तो IP × EP इक्वल IS × ES। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर समझ लेते हैं। इफिशियंसी समझते हैं, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ये हमने पीछे भी कहीं पढ़ा हुआ है। इसी का इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कहते हैं बड़े इफिशियंट हैं, कॉमन लैंग्वेज होती है। इफिशियंट का मतलब क्या होता है, हाँ सही बात है। तो सफिशियंट का क्या होता है, कहते हैं सफिशियंट है ये चीज़। हम लोग इंग्लिश में कई सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी है, सही बात। डिफिशियंट क्या होता है, काफ़ी नहीं है। तो इफिशियंट क्या होता है, चाय है, काफ़ी नहीं है तो कॉफ़ी, काफ़ी। देखो सफिशियंट का मतलब होता है पर्याप्त, वही काफ़ी है। डिफिशियंट का मतलब होता है उससे कम। तो इफिशियंट का मतलब मेरे हिसाब से होना चाहिए उससे ज़्यादा। लाइक क्लोरीन है, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 17, प्रोटॉन कितने हैं, 17। Cl से Cl निगेटिव बना, Cl निगेटिव बनता है, Cl पॉजिटिव बनता है, निगेटिव बनता है। तो Cl निगेटिव जब बनेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इफिशियंट होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, इलेक्ट्रॉन इफिशियंट है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। सोडियम Na पॉजिटिव बना तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो डिफिशियंसी मतलब कम होना। विटामिन D3 अपना चेक करा लेना, सब डिफिशियंट मिलोगे। मैं भी विटामिन D3 से ग्रसित हूँ, कम है, क्या करें, ना धूप मिलती है ना डेयरी प्रोडक्ट सही मिलते हैं। तो भैया बस यही चल रहा है, एसी में बैठे रहो तो हड्डियों में दर्द लाते रहो, D3 कम है। वैसे भी वेजिटेरियंस की D3 कम होती है, ठीक है, ये बातें तो चलती रहेंगी। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होएगी, किसी भी इंजन की आप इफिशियंसी कैसे निकालते हो, इफिशियंसी इंजन की कैसे कैलकुलेट करते हैं, निकलती है ना, इसकी इफिशियंसी इतनी है, कैसे कैलकुलेट करोगे। हमने इनपुट दिया और हमें आउटपुट मिला, तो आउटपुट कितना मिला अपॉन में इनपुट हमने कितना दिया था, वो उसकी इफिशियंसी है। तो इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला बनना चाहिए आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। नहीं आया समझ, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इसका सिंबल ईटा। आउटपुट को हम कह सकते हैं VS/IS कह सकते हैं, VS कह लो ES कह लो, एक ही बात है। और ये क्या हो जाएगा VP/IP। किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 1 नहीं हो सकती, 1 से हमेशा रियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कम ही होगी। ट्रांसफार्मर का कोई भी इंजन है, ये थर्मोडायनेमिक में भी तुम पढ़ के आए थे जब हीट इंजन कार्नोट इंजन पढ़ रहे थे, कि इफिशियंसी किसी भी इंजन की 1 से कम होगी। इफिशियंसी कभी 100% नहीं हो सकती, 100% से कम इफिशियंट होगा। कोई भी इंजन ले लो भाई, प्राइमरी से निकली पूरी की पूरी सेकेंडरी में नहीं पहुंचेगी, किसी ना किसी प्रोसेस पे उसके एनर्जी का लॉस होएगा ही होएगा, कंफर्म लॉस होगा। ये सही है, कुछ भी तुम खाते हो तो पूरी की पूरी बॉडी में थोड़ी लगता है, कुछ तो अपच निकल जाता है, किसी भी फॉर्म में निकले तो वो एनर्जी लॉस है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, किसी भी इंजन की इफिशियंसी कितनी होगी बेटा, 1 से हमेशा कम होगी, 100% से कम होगी।
वन इफिशियंसी केवल आइडियल ट्रांसफार्मर की होगी। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर इफिशियंसी अपनी 1 होगी। बाकी रियल ट्रांसफार्मर्स की इफिशियंसी हमेशा 1 से कम होगी। जितनी भी इफिशियंसी है 1 से इफिशियंसी हमेशा कम होगी। किसकी? ट्रांसफार्मर की या किसी भी इंजन की। अरे यार बाइक लेने जाओ, तुम कार लेने जाओ, कहते 50 के एवरेज देगी, 1 लीटर में 50 किलोमीटर जाएगी, जाती है? कमी रहती है, क्योंकि वहाँ लैब में टेस्टिंग हो रही है, वहाँ एनर्जी नहीं जा रही। यहाँ चलवा दो तुम फ्राइडे मार्केट में, मंडे मार्केट में, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। एयर रेजिस्टेंस, रोड रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, सारी रेजिस्टेंसेस तो काम कर रहे हैं, तो इन सब की फॉर्म में तुम्हारी एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो उस एनर्जी लॉस की वजह से एफिशिएंसी कभी 100% नहीं मिल पाती। आइडियल कंडीशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर मोस्ट ऑफ द केसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होते, तो ट्रांसफार्मर की एनर्जी कभी भी 100% नहीं हो सकती। अब अगर 100% नहीं है तो एनर्जी लॉस तो हो रही होगी, सही बात है। एनर्जी लॉस हो रही होगी तो ट्रांसफार्मर की एनर्जी किस किस फॉर्म में लॉस होती है? ट्रांसफार्मर इमेजिन कर लो, हम सब ने देखा है, कोई भी हमारे बीच ऐसा नहीं बैठा जिसने ट्रांसफार्मर ना देखा हो। जिसने ट्रांसफार्मर नहीं देखा उसकी ज़िंदगी बेकार है। ट्रांसफार्मर तो देखे हैं, किस किस फॉर्म में एनर्जी का लॉस होना चाहिए, सोच के बताओ। सही बात है। और किस फॉर्म में होना चाहिए? सही है। तो एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं। एनर्जी लॉस में बेटा सबसे पहले हम आते हैं कॉपर लॉस पे। देखो इमेजिन करो, जब एसी मेंस को तुमने प्राइमरी से कनेक्ट कर दिया था, किया था, कोर एक बार मैग्नेटाइज हो रही थी, दूसरी बार डीमैग्नेटाइज हो रही थी, तो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज टेम्परेचर बढ़ रहा था। अरे टेम्परेचर बढ़ घट रहा है ना, तो उस चेंज इन टेम्परेचर की वजह से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? I²RT। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में जो हीट प्रोड्यूस है वो I²R की फॉर्म में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से कॉपर का लॉस होना शुरू हो जाता है, कॉइल खराब होनी शुरू हो जाती है। कभी कभी तुमने देखा होगा लिखा होता मोटर जल गई। क्यों जल गई? मोटर भरनी है, मैकेनिक बोलता है ना मोटर भरनी है, मोटर खराब हो गई, कॉइलिंग खराब है, दोबारा से इसको हम मोटर सही करेंगे। तो ये सब क्या है? कॉपर कॉइलिंग होती है, एसी आ रही है, एक बार मैग्नेटाइज, दूसरी बार डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता रहा, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस से हीट डेवलप हुई, कॉइल खराब हो गई। बिल्कुल सच्चाई है। तो पहला लॉस किस फॉर्म में आया बच्चा? कॉपर लॉस की फॉर्म में। दूसरा आयरन लॉस। आयरन भी तो है, अरे सॉफ्ट आयरन कोर नहीं है। तो एक तो आपने पढ़ लिया कॉपर लॉस, दूसरा पढ़ रहे हो आयरन लॉस, जिसको एडी करंट लॉस भी बोल देते हैं। एडी करंट्स या एडी करंट्स की फॉर्म में आ जाओ। एडी करंट्स क्या होती हैं? मेटेलिक पीस होता है, चेंजिंग फील्ड में रखते हो, तो चेंजिंग फील्ड पे रखने पे कुछ करंट डेवलप होती है जो उसके मोशन को अपोज करती हैं। एडी करंट हमने पढ़ी थी, एग्जाम्पल 20 पढ़े थे, क्वेश्चन पढ़े थे, छोड़ दो। पत्थर पहले पहुंच जाएगा, मेटल पीस बाद में पहुंचेगा, तुम में से किसी ने आंसर भी दिया था। तो यही सेम सिचुएशन मैं यहाँ पूछ लूँ कि एडी करंट यहाँ पे कैसे डेवलप होंगी। सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर में फ्लक्स चेंज हो रहा है, d∅dt अभी निकाला है, उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से एडी करंट डेवलप होंगी। वो एडी करंट्स क्या करेंगी? आयरन को गर्म करेंगी, मतलब हीट होएगा जिसकी वजह से आयरन कम होगा। तो एडी करंट्स को के लॉस को हम कम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी मिनिमाइज एडी करंट्स? उस दिन समझाया था एक दिन बाद, बताओ एडी करंट्स कैसे मिनिमाइज की जाती हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं जो अभी लास्ट टाइम लिया था। कृष्णा घर में बेड है, तखत है, तखत देखा है? हाँ लकड़ी का तो बेड भी होता है, लोहे वाला है बेड, लकड़ी का। क्या डिफरेंस होता है तखत और बेड में? होगा, घर पे पड़ा होगा। हाँ
तखत में फट्टे से होते हैं लकड़ी के, थोड़ा थोड़ा गैप दे के लगाते हैं। बेड में पूरी एक प्लाई होती है। अब सोचो बेड टूट जाए तो पूरी प्लाई चेंज होगी, तखत टूट जाए तो क्या होगा, जो फट्टा खराब हुआ उसे हटा के लगा दिया दूसरा। ऐसे ही अगर पूरी एक सॉफ्ट आयरन कोर है तो उसमें एडी करंट्स ज़्यादा डेवलप होंगी। अगर उसकी जगह आप लेमिनेटेड आयरन कोर्स लगा दो, लेमिनेटेड कोर्स, थोड़ा गैप दे दे के कोर्स लगाई तुमने आयरन कोर्स, तो क्या होगा, एडी करंट डेवलप हुई, बीच में गैप आया, खत्म हो गए, डेवलप हुई, खत्म आया, गैप हो गई, खत्म हो गई, मिनिमाइज हो जाएंगी। तो एडी करंट को मिनिमाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर्स यूज कर लो। तो कितने लॉस पढ़ लिए तुमने अब तक? 2। कौन कौन से? कॉपर लॉस और आयरन लॉस। तीसरा आता है बेटा फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज क्या है? प्राइमरी में फ्लक्स चेंज हुआ था, सेकेंडरी तक गया था। अब प्राइमरी और सेकेंडरी के कॉइल्स की जो कपलिंग होती है परफेक्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, जिसकी वजह से फ्लक्स में लीकेज आता है, फ्लक्स कहीं ना कहीं लीक कर जाता है। ये देखो ये बना हुआ था ट्रांसफार्मर, ये चीज, तो ये भी इसी से कनेक्ट है, इसी से। तो इसकी जो कपलिंग है ना वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कपलिंग ना होने की वजह से फ्लक्स में थोड़ा बहुत लीकेज आ जाता है, जो कि एनर्जी लॉस का कॉज बनता है। एक आता है हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस कर्व मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा पीछे का आना शुरू हो गया है। जब एसी चली थी तो एक साइकिल में मैग्नेटाइज हुई है, दूसरे में डीमैग्नेटाइज हुई है। तो एक बार टेम्परेचर मान लो बढ़ा दिया, दूसरी बार टेम्परेचर घटा दिया। मैंने 20 बार एक एग्जांपल दिया होगा कि कोई एक बहुत ही लवेबल पर्सन है जो सबसे बड़ी अच्छे से बात करता है, सब कुछ सही करता है। अब उस व्यक्ति को मान लो गुस्सा आना शुरू हो जाए, एक बार उसे गुस्सा आया फिर वो शांत हो गया, तो क्या पहले जैसी प्यार मोहब्बत कर पाएगा बाद में? नहीं। ध्यान दिया होगा, जो ज़्यादा गुस्सा आता है ना जिसको, वो कभी ज़्यादा मीठी बातें, ज़्यादा अच्छी बातें या प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं कर सकता, वो चिड़चिड़ी वाली बातें करेगा। कॉज मैं नहीं कह रहा किस वजह से गुस्सा आता है, वो तो अपने तरीके हैं, कुछ को तुम गुस्सा दिलाते हो, कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है। यहाँ पे बात हिस्टेरिसिस की चल रही है। हिस्टेरिसिस लॉस यही है कि आपने कॉइल एक बार मैग्नेटाइज करा, दूसरी बार डीमैग्नेटाइज करा, तो उसके मैग्नेटिज्म में कुछ तो कमी आएगी, कमी आएगी नहीं आएगी, वो भी तो एनर्जी लॉस का कॉज बनेगी। कितने एनर्जी लॉस पड़ ली? 4। 5वीं, कभी भी आप ट्रांसफार्मर के आसपास से निकलो तो तुमको एक साउंड सुनाई देता है जो कुछ ऐसा होता है, हमिंग साउंड। ट्रांसफार्मर के पास खड़े हो जाओ, आवाज आती रहती है, कभी भी खड़े होकर देखना। एक्सटेंशन वायर्स हैं, क्यों ऐसा होता है? यहाँ कॉइलिंग है, ऐसे ऐसे एसी चल रही है, तो ये शॉर्ट हो रही है, लॉन्ग हो रही है, शॉर्ट हो रही है, तो कॉइल बढ़ रही है, छोटी हो रही है, बढ़ रही है, छोटी हो रही है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो मटेरियल है वो साउंड प्रोड्यूस करता है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हमिंग साउंड है, तो साउंड एनर्जी की फॉर्म में भी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है, वहाँ भी तो एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, तो इसको कहते हैं हमिंग लॉस। तो कुल मिला के तुमको ट्रांसफार्मर के 5 मेन लॉस समझने हैं। एक कौन सा? कॉपर लॉस, आयरन लॉस, फ्लक्स लीकेज, हिस्टेरिसिस लॉस, हमिंग लॉस या हमिंग साउंड लॉस। 5 समझ में आ गए। ट्रांसफार्मर एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। क्या क्या पढ़ा तुमने? डेफिनेशन पढ़ी। ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? जो वोल्टेज को चेंज करने के काम में आते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप डाउन जो लोअर, हाइयर को लोअर में कन्वर्ट करता है, और स्टेप अप क्या होता है? जो लोअर को हाइयर में कन्वर्ट करता है। प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। जब किसी एक कॉइल का फ्लक्स चेंज करते हैं तो दूसरे में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। कंस्ट्रक्शन क्या पड़ी? एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है जिस पे एक कॉपर कॉइल लगाते हैं कम नंबर ऑफ टर्न्स की, दूसरे में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स की। ये स्टेप अप में होता है, स्टेप डाउन में वाइस वर्सा। वर्किंग आपने क्या पढ़ी? फर्स्ट हाफ साइकिल एसी, कोर एक साइड मैग्नेटाइज होती है,
सेकेंड हाफ साइकिल कोर दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होती है। तो फॉर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी कोर मैग्नेटाइजेस वंस इन वन डायरेक्शन एंड वंस इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई फ्लक्स चेंजेस। इसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इसी कोर से सेकेंडरी कॉइल भी कनेक्टेड है, जिसकी वजह से सेम चेंज इन फ्लक्स सेकेंडरी में भी जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स मान लो एनपी एनएस है, तो ईपी और एनएस निकाला तुमने, तो ईपी अपॉन ईएस इक्वल एनपी अपॉन एनएस आ गया। एनएस अपॉन एनपी क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। स्टेप अप के लिए इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, स्टेप डाउन के लिए इसकी वैल्यू 1 से कम होती है। अगर एनर्जी लॉस 0 है तो दोनों की पावर सेम होंगी। आई पी आई एस इक्वल वी पी वी एस, सॉरी आई पी इंटू वी पी इक्वल आई एस इंटू वी एस। फॉर्मूला पावर का बन रहा है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या पढ़ा आपने? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। एनर्जी लॉस पढ़ ली, 5 पढ़ी। कॉपर लॉस, आयरन लॉस, फ्लक्स लीकेज, हिस्टेरेसिस लॉस, हमिंग लॉस। कोई समस्या? ट्रांसफार्मर समझ में आ गया? एनर्जी लॉस एक बार पढ़ लो जल्दी से। असाइनमेंट के एक आधे क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन निकालो। मार्कर कहाँ रख दिया? इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर 200 and 1000 respectively. If the power input to the primary is 10 kilowatt at 200 volt, calculate output voltage current in primary. कॉन्सेप्ट समझो। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर 200 and 1000। तो एनपी कितना दे दिया? 200। एनएस कितना दे दिया? 1000। सही बात है। इफ द पावर इनपुट टू द प्राइमरी, ये क्या है? इनपुट पावर, ईपी है ना, या पी कह लो, पी आई कह लो, इनपुट। ये कितना है? 1 किलोवाट, मतलब 10 की पावर 4 वॉट हो गया एट 200 वोल्ट। ये क्या है? ईपी या वीपी। वीपी कितना दे दिया? 200 वोल्ट। क्या चाहिए आपको? आउटपुट वोल्टेज वीएस चाहिए, और क्या चाहिए? करंट इन प्राइमरी आईपी चाहिए। कितनी बढ़िया बात। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, वीपी गिवन है। 20 मेथड है सवाल के। सबसे पहला मेथड वीपी अपॉन वीएस इक्वल एनपी अपॉन एनएस पढ़ा है आपने? क्या क्या गिवन है? वीपी गिवन है, एनपी गिवन है, एनएस गिवन है, वीएस निकल जाएगा। हो गया सवाल। आईपी चाहिए, प्राइमरी की करंट गिवन है, प्राइमरी का वोल्टेज गिवन है, प्राइमरी की पावर गिवन है। तो पावर इक्वल वी इंटू आई नहीं होता? अरे बोलो, आईपी नहीं निकल जाएगा? बस 2-3 फॉर्मूले पे काम कर दोगे, काम होता रहेगा। नहीं है समझ? तो एक काम करोगे आप लोग, असाइनमेंट के क्वेश्चन ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 6 तक, 3, 4, 5, 6। बाकी अगली क्लास में मिलेंगे, काम हो जाएगा। एसी जनरेटर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।